तो ये हमारी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं जो सर्टेन कुछ एग्जांपल्स इन लोगों ने दिए कि ये आपको कम्युनिकेट करना है। ISA 260 कह रहा है, ठीक है। कोई डिफिकल्टी आपको आ गई है, कोई सिग्निफिकेंट मैटर राइज हुआ ड्यूरिंग के, जिसको आपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस हो गए, ऑडिटर जो मांग रहा है, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, जिससे आपके फॉर्म एंड कंटेंट ऑडिटर की रिपोर्ट के इफेक्ट होते हैं, कोई दूसरा मैटर हो, तो कोई भी ऑडिटर के ओपिनियन में जो सिग्निफिकेंट है, देखो ये कोई बाउंडेशन नहीं कि भाई आप DCWC से कब बात करोगे, तो ये मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट होता है। कुछ जगह पे जरूरी हो जाता है, कुछ जगह पे एज पर स्टैंडर्ड जरूरी है, कुछ जगह पे ये चीज मेंशन नहीं है। तो आपको जब लग रहा है कि यार ये चीज सिग्निफिकेंट है, मुझे DCWC के पास इसको लेकर के जाना चाहिए, तो आप जाइए। बस इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं। आया समझ में? आप क्लियर है? यस और नो? यस। मैटर ऑफ ऑडिटर इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट द फर्म इज कंप्लाइंट विद एथिकल रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल फीस फॉर ऑडिट एंड नॉन ऑडिट सर्विसेज, सेफगार्ड्स क्या अप्लाई किए हैं, ये सब। अल्टीमेटली व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ मैटर रिक्वायरिंग अटेंशन ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नमेंट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। तो ISA 260 ये ने सब चीजें बोलने के बाद बोल दिया कि आपको क्या बात कब बात करनी है, ये आपका मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है। दीज आर दी सर्टेन रीजंस, एग्जांपल्स कि भी इन इन केसेस को आप जो है वो मान सकते हैं, और कुछ है नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया? इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, छोटी सी चीज है ना। यस। स्टेज ऑफ ऑडिट आपकी हो गई, प्लानिंग स्टेज पे ये जनरली बात हम लोग करते हैं, क्या सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, कैसे एड्रेस कर रहे हो, प्लान आप रिस्क कर रहे हो, ऑडिटर की अप्रोच है, मटेरियल डी, और ऑडिट के टाइम पे सिचुएशन अगर जरूरत है बात करने की, कीजिए। कंक्लूजन के टाइम पे मेजर फाइंडिंग्स एंड डिले कॉज, मैनेजमेंट ने क्या क्या कब कब डिले किए, चाहिए ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर तो हो गया पूरा। अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो एक ये क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, ठीक है। म्यूरे केस स्टडी ऑडिटर रिपोर्ट, एज a result of the going concern review auditor taken at the completion state, the audit engagement partner decided that there is the material uncertainty regarding the going concern status of Murray company. The partner has requested that the directors make adequate disclosure in the final version of the financial statement for the year ended so and so. अब आपको यहाँ पे देख लिया कि ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिटर ने अपना एनालिसिस किया गोइंग कंसर्न को लेकर के, ठीक है। यही क्वेश्चन बोल रहा है भाई, यस। ठीक है। तो यू हैव रिव्यूड की गोइंग कंसर्न देखते हैं। कंप्लीशन स्टेट में ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर को ये लग रहा है कि मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है, और जो कि डिस्क्लोज भी नहीं है, तो आप मैनेजमेंट से बोलते हो कि भाई क्या है कि आपके तो मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है, इस चीज को आपको एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना चाहिए। द डायरेक्टर इंक्लूड डिस्क्लोजर रिगार्डिंग द मटेरियल ऑफ गोइंग कंसर्न व्हिच इज पार्टनर व्यूज एडिक्वेट, ठीक है। तो अगर वो डिस्क्लोजर करते हैं तो आपका ऑडिट रिपोर्ट में क्या, किस तरीके से आप यहाँ पे इसको करेंगे, इम्पैक्ट क्या आएगा ऑडिटर रिपोर्ट पे, और डायरेक्टर मना कर दें तो क्या इम्पैक्ट आएगा, वो हमको बताना है। तो डायरेक्टर अगर आपकी बात मान करके इसको यहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं तो फिर क्या होगा, क्या हम हमारा ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे, विल वी मॉडिफाई द ऑडिट ओपिनियन? नो सर। नहीं जाएंगे ना। कहाँ जाएंगे? 3 मार्क का क्वेश्चन है, कहाँ जाएंगे? ओपिनियन अनमॉडिफाइड रहेगा ना, एडुकेटली डिस्क्लोज ओपिनियन कर तो दिया तो। अनमॉडिफाइड जाएगा, वो बात ठीक है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के कौन से सेक्शन में हम ये बात करेंगे कि यहाँ पे मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है, क्या ये बात करने की जरूरत है या नहीं है? एडिशनल कम्युनिकेशन में आ जाएंगे हम लोग। यस। एडिशनल कम्युनिकेशन में हमारे पास हेड है यहाँ पे, मटेरियल अनसर्टिनिटी रिलेटिंग टू दी गोइंग कंसर्न, वहां जाकर के ये बात डिस्क्लोज करेंगे। करना पड़ेगा ना, ऐसा तो ना डिस्क्लोजर नहीं देंगे हमारे ऑडिट रिपोर्ट में, ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को ये बात इस सेक्शन में बतानी पड़ेगी, ठीक है। यस। और अगर डायरेक्टर रिफ्यूज कर देता है तो ऐसे केस में तो मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो मॉडिफिकेशन कैसा होगा, एडवर्स होगा मॉडिफिकेशन, या क्वालिफाई होगा मॉडिफिकेशन, या हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग डिस्क्लेम करेंगे, क्या करेंगे हम लोग वो बताना है। अगर डायरेक्टर्स रिफ्यूज कर देते हैं क्या करेंगे, सोचो।
यही यही इसी तरीके से क्वेश्चन हम लोगों को प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, ये तो चलो इट इज द मैटर, अभी तो इनिशियल स्टेज है, और ये चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो तो आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाए, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है भाई। यस सर सर, या तो मटेरियल बट परवेसिव हो सकता है या मटेरियल बट नॉट परवेसिव हो सकता है। हाँ, तो अब ये इन्होंने ऊपर क्या बोला है, मटेरियल में अगर हाँ अभी इन्होंने कुछ बताया नहीं ना कि मटेरियल भी है या परवेसिव नहीं है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, तो आपको दोनों जवाब देने पड़ेंगे ना। यस सर, अगर मटेरियल बट परवेसिव हुआ तो हम एडवर्स ओपिनियन वो कर देंगे। ठीक है ना, तो हमें इस तरीके से आंसर लिखना पड़ेगा कि अगर डायरेक्टर रिफ्यूज कर देते हैं तो ऑल्टर हम ओपिनियन हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है क्योंकि क्वेश्चन इस बारे में क्लियर नहीं है, तो विल राइट ऑफ दी बोथ दी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अगर ये परवेसिव है एडवर्स ओपिनियन दिया जाएगा। ठीक है, ओपिनियन क्या दिया जाएगा, ओपिनियन लिखना पड़ेगा आपको ना, कि क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो वी आर रिक्वायर्ड टू आंसर एट एन अप्रोप्रिएट लेंथ, तो वो थोड़ा डिटेल में जाएगा। क्या जब मैं एडवर्स ओपिनियन देता हूँ लैंग्वेज क्या हो जाती है आपकी, तब लैंग्वेज हो जाती है ना, ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन डेट सो एंड सो करके ऊपर। ठीक है, गिव यू। ठीक है, और उसका फिर जो बेसिस ऑफ ओपिनियन होगा वहां पर ये चीज डिस्क्लोज कर देंगे ना, बेसिस ऑफ ओपिनियन फॉर द एडवर्स ओपिनियन, वहां आप जाकर के डिस्क्लोज करोगे। आया समझ में यहाँ पे, यस और नो। यस सर। और परवेसिव नहीं है तो ऐसे केस में हम लोग क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई के केसेस में हम लोग क्या ओपिनियन देते हैं सर, so except for the matter except for the matter described in the basis of opinion, ये हम लोग लिखते हैं बेटा, है ना, except for the matter described in the basis of opinion section। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे फेयर एंड ट्रू एंड फेयर व्यू का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आगे समझ में, इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। यस सर। चलिए, ISA 260 communication with TCW deal with the auditor responsibility to communicate with TCW in relation to audit of financial statement, ये देख कर सकते हो आंसर। तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है, फॉर एग्जांपल बताने हैं, सिंपल है ये चीज, तो तुम ऊपर पढ़ोगे तो डायरेक्टली यस का सर। कुछ। ठीक है, हेनरी एरेगॉन, अब इसमें पूछा क्या, पहले नीचे आ जाओ। फॉर ईच ऑफ द अबव सिचुएशन डिस्क्राइब द इंक्लिमेशन फॉर, 18 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब 9 क्वेश्चन है इसमें, हर मार्क 2-2 का। ठीक है, तो ये आपको, चलो क्या बोला इसके अंदर कि भाई एरागॉन कंपनी ऑपरेट्स अ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, नो ईयर एंड काउंट परफॉर्म। You have reviewed the level of adjustment made each month after each perpetual count and concluded that due to the significance of the adjustment, the inventory system is not reliable. You have requested a full year end count is performed, but management has refused, saying it would be too disruptive. The inventory balance of $4 million. Sales revenue is $50 million and profit for the year is $15 million. चलिए, तो अब यहां पर जो $4 million की इन्वेंट्री दिखाई जा रही है, ये अनरिलायबल इन्वेंट्री है, यही हो गया भाई यहाँ पे, इट इज अनरिलायबल। आप इस काउंट को अनरिलायबल क्यों मानते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके परपेचुअल काउंट कम ये सिस्टम आप लोग फॉलो करते हो, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं ये लोग, यस सर। पढ़ा अपन अपने। तो देखो, सारे क्वेश्चंस के जवाब तो इस चैप्टर में नहीं मिलेंगे, वो तो ऊपर वाले चैप्टर से ही मिलेंगे आपको, पीछे के चैप्टर से मिलेंगे, वो जितना अच्छा पढ़ा होगा। ठीक है, और एडजस्टमेंट सिग्निफिकेंट है, इन्वेंट्री लायबल नहीं है, आपका सजेशन है कि भाई आप इसको फुल ईयर एंड काउंट कराओ, मैनेजमेंट ने मना कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए इस केस में, इसका आपके ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहले देखना पड़ेगा कि क्या ये जो $4 million की जो इन्वेंट्री बैलेंस है, इज मटीरियल और नॉट मटीरियल, सबसे पहली चीज वही देखनी होगी हर क्वेश्चन में, इज इट मटीरियल और नॉट मटीरियल। So ये material है as it forms like 8% of the sales revenue and for the profit of the year it forms 26.67% of the लगभग profit. लगभग 27% हो गया ना, सो इट इज मटीरियल। आपको रीजन पूरा मेंशन करना पड़ेगा, इट इज मटीरियल।
तो इन्वेंट्री क्योंकि मटेरियल है और आप उसका बैलेंस वेरीफाई नहीं कर पाए हो, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, आपके पास एविडेंस नहीं है, चलो, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि ये फिगर गलत है या सही है, ये आपको नहीं पता ना कि ये फिगर गलत है या सही है, No, sir. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास एविडेंस नहीं है कि ये बात फिगर सही है सही नहीं है, तो यू हैव नॉट बीन एबल टू obtain सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला है। तो जब आपको एक मटेरियल फिगर के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला है, तो इसके लिए ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा, क्या कोई मॉडिफिकेशन करा जाएगा, नहीं किया जाएगा, यस और नो? सर मॉडिफिकेशन होगा और क्वालिफाइड ओपिनियन इशू होगा। हाँ, क्योंकि अभी क्वालिफाइड ओपिनियन जारी करेंगे, क्योंकि एज पर दी सर्कमस्टांसेस हमें नहीं पता कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। आगे समझ में क्लियर है, क्वालिफाइड ओपिनियन आपको इश्यू करना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा कि भाई क्वालिफाइड ओपिनियन हमने इश्यू किया है, ये हमारा अमेंडमेंट हुआ है और किस तरीके से इसको हम लोग रिपोर्ट में डील करेंगे, इसके बारे में बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में भी लिखा जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कर लोगे? यस सर। एक और करते हैं, बताना, Boylan company has not made allowance for an irrecoverable debt of $50,000 in respect of a customer declared bankrupt just after the year end. Profit for the year, $5 लाख का प्रॉफिट है, $50,000 का इन्होंने इर्रिवोकेबल डेट का प्रोविजन नहीं बना। ये बंदा ईयर एंड मतलब साल खत्म होने के बाद ही बैंकरप्ट हो गया था, तो इसका क्या, पहली बात तो अलाउंस बनाना जरूरी था क्या? पहली बात तो ये मटेरियल अमाउंट है या नहीं है, पहले दिमाग बाद में लगाएंगे, मटेरियल अमाउंट है नहीं है, इज इट मटेरियल, सबसे पहले सोचो। यस सर, ये मटेरियल इट फॉर्म्स 10% ऑफ इट द इज टेन प्रॉफिट। परसेंट ऑफ द प्रॉफिट, इट इज मटीरियल नाउ। क्या, क्योंकि ईयर एंड है, इट इज अ सब्सिक्वेंट इवेंट, सब्सिक्वेंटली हुआ है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बन गए थे, ईयर एंड है, ईयर एंड के बाद में आपको ये पता लगा कि भाई कोई पर्सन यहाँ पर आपका जो है वो कोई हमारे क्लाइंट का जो बोरोवर है, मतलब क्रेडिटर है वो, सॉरी डेटर है वो, यहाँ पे बैंकरप्ट हो गया है, तो क्या आपको इसके लिए अलाउंस बनाना जरूरी था यहाँ पे, यस सर। है ना? तो इर्रिवोकेबल डेब्ट आपने यहाँ पे राइट ऑफ नहीं किया, ठीक है, उसका अलाउंस नहीं बनाया, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोगों को क्या कहना चाहिए, ऐसे केस में हमारे ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? हम मॉडिफाई करेंगे और क्वालिफाइड ओपिनियन इशू क्वालिफाइड करेंगे। ओपिनियन नहीं है, ठीक है, आगे समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस सर। दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, ये घर पे करना बाकी बचे हुए क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। ये क्वेश्चंस तो डायरेक्ट ही हैं बट फिर भी देख लेते हैं। यू आर एडवर्ट मैनेजर ऑफ ब्रेक्स कंपनी, लिस्टेड क्लाइंट ब्रेक्स कंपनी द ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम फॉर यूज इन डोमेस्टिक कमर्शियल मोटर व्हीकल, 250,000 वर रेज्ड थ्रू अ न्यू इशू शेयर, draft profit before tax is $9 million and the total assets are $37 million. The audit is nearly and you are undertaking over it. कुछ नहीं है इसमें, बस डायरेक्टली पूछा गया ओवरऑल रिव्यू की क्या इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पे, वो आपको बताना है। डिस्क्राइब ऑडिट प्रोसीजर दैट शुड बी परफॉर्म्ड इन रिसीव द ब्रेक शेयर। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको, अगर आपको शेयर कैपिटल ऑडिट करनी पड़ेगी और रिजल्ट ऑडिट करने पड़ेंगे, व्हाट प्रोसीजर्स विल यू, तो इसको तो प्रीवियस वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा है वहीं से सीधा आ जाएगा आंसर, है ना? यस सर। नाउ, सर अगर वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री है तो उसको उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे? वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री है तो उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे, तो वर्क इन प्रोग्रेस की ऑडिट प्रोसीजर्स, रिस्क क्या क्या होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस के भी रिस्क वही होते हैं जनरली जो हमारी इन्वेंट्री के साथ होते हैं। वैल्यूएशन देखना पड़ेगा आपको उसका, सर वैल्यूएशन के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा कि एक्सपर्ट हायर किया है देन ऐसे। एक्सपर्ट की जरूरत तो देखो नहीं होती, वो तो कंपनी बता देती है कि वो वर्क इन प्रोग्रेस है, बट अगर आपको लग रहा है ना, भाई ऑडिटर तो आप, आपके प्रोफेशनल जजमेंट में आपको लग रहा है यार इसमें किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट लेनी चाहिए थी आपको, तो आप बोल सकते हो कि भाई क्योंकि एज पर मेरे को लगता है कि भाई हमारा क्लाइंट इस तरीके का है कि वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन वो खुद नहीं कर सकता था, ठीक है, इसके लिए तो एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो आप लिखोगे ये चीज, भाई ये तो आपका प्रोफेशनल जजमेंट है ना कि आपको लग रहा है कि वो वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन करने के लिए मेरा क्लाइंट जो है वो खुद एक्सपर्ट नहीं है,
जनरली क्लाइंट को पता होता है, इसके लिए कोई वैल्यूएशन के लिए हमको कोई थर्ड पर्सन बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन तो वो लोग कर लेते हैं, है ना। यस सर, वैल्यूएशन के लिए देन पेरोल कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट की इनवॉइसेस हमें अग्री करनी होगी। हाँ, इनवॉइस एग्री करना होगा आप लोगों को, आप लोगों को प्रोसेस देखना होगा कितना कितना काम हो चुका है, ठीक है। अब कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर होती है तो ये एक अलग बात होती है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करती हैं, तो अब जैसे इस साल प्रोजेक्ट चालू किया वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो जो काम उन्होंने फ्लाईओवर बन रहा है, तो फ्लाईओवर बन रहा है तो भाई वो वर्क इन प्रोग्रेस ही तो है, वो कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो आज की डेट में उसकी क्या वैल्यूएशन है ना। ऑन साइड अगर कोई सामान बचा हुआ है, सीमेंट बचा हुआ है, आपकी मिट्टी बची हुई है, तो उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, ये वहां यस आपको हो सकता, उस केस में हो सकता है कि भाई आप ये बोलो कि अपने क्लाइंट को कि भाई देखो, क्योंकि यू आर नॉट एक्सपर्ट इन दिस मैटर कि आप वैल्यूएशन कैसे करेंगे इसको, आपको एक्सपर्ट अपॉइंट करना चाहिए, तो एक्सपर्ट उस केस में कर सकते हैं अपॉइंट, ठीक है। यस, और मैनेजमेंट से हम कंप्लीशन रेट भी डिस्कस करेंगे कि कितना प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। हाँ, कितना परसेंटेज आपका कंप्लीट हुआ, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, कितना अभी आपका बाकी है, ठीक है। तो वो सब यही है, बस जनरल 4-5 7 प्रोसीजर्स यही होते हैं, और क्या है। सर, और एग्जिस्टेंस कैसे वेरीफाई करेंगे लेकिन इसकी? एग्जिस्टेंस तो फिजिकल वेरिफिकेशन ही करना पड़ेगा ना बेटा, जाकर के वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल है कहाँ आपका, वो दिखाओ। यस सर। फिजिकल एग्जिस्टेंस ही आपको जाके वेरीफाई करना पड़ेगा, इट इज ओनली दैट। फिर उसके अलावा वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, उसका मैनेजमेंट ने अगर कोई यहाँ पे मेथड बना रखा है, तो आप ऑब्जर्व करके देखेंगे कि क्या वो मैनेजमेंट ने जो प्रोसीजर्स बना रखे हैं वैल्यूएशन करने के लिए, वो वैल्यूएशन करते वक्त फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ये देखना पड़ेगा, यस सर। है ना। चलो, एक इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, द फॉलोइंग मैटर राइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ ब्रेक्स कंपनी हैव बीन नोटेड, अ कस्टमर ब्रेक कंपनी हैज टू विथड्रॉ वन ऑफ इट्स फैमिली कार मॉडल दिस ईयर ड्यू टू कंसर्न ओवर द सेफ्टी ऑफ द ब्रेकिंग सिस्टम, द कस्टमर लॉन्च अ लीगल क्लेम अगेंस्ट ब्रेक्स ऑफ ₹10 million फॉर द नेग्लिजेंट सप्लाई ऑफ faulty braking system, the company lawyers believe that there is an 80% chance that the brake company will lose the case. But the directors believe that the quality control procedures have always been robust and the braking system will be proven to have been safe. They have, however, decided to disclose the matter in the financial statement, the contingent liability. क्या ऐसे contingent liability की तरह आपको disclose करना चाहिए था, ये बताओ। Now this is the situation, this नो is the सर, तो इसका circumstances. प्रोविजन बनेगा। हम्म। इसका प्रोविजन बनेगा, लाइबिलिटी की तरह खाली डिस्क्लोज नहीं कंटीजेंट करेगा। लाइबिलिटी की तरह आप डिस्क्लोज कर दोगे कि प्रोविजन बनाओगे, 80% चांसेस हैं भाई उसके। प्रोविजन बनेगा। खाली कंटीजेंट लाइबिलिटी की तरह डिस्क्लोजर करने से क्या फायदा होगा, कोई फायदा होगा? नो सर। प्रॉफिट्स को तो मतलब आपने इम्पेक्ट करना ही ये सोचा। अच्छा, पहली बात, ये चीज मटेरियल है या नहीं है, 10 लाख $10 million है, इनका कितना टोटल प्रॉफिट ही कितना है, $9 million का प्रॉफिट है, टोटल एसेट्स $37 million के हैं, तो, और तो इस सर, ये मटेरियल भी है और परवेसिव भी है क्योंकि इसकी वजह से प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, $10 million का फर्क है यहाँ पे, है ना। अगर आप प्रोविजन बना दे तो प्रॉफिट आपका जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, लॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज, इसको हम मटेरियल भी बोलेंगे सर, इसको परवेसिव भी बोलेंगे, है ना। यस बाय सर। नेचर ये ऐसा एडजस्टमेंट है जिससे कि बाय नेचर इट इज, व्हाई इट इज मटेरियल सर, बाय नेचर इट इज मटेरियल बिकॉज इट इज, अगर इसका एडजस्टमेंट किया जाता है सो इट कन्वर्टिंग दी सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट इनटू लॉस, तो इट इज बाय नेचर इट इज मटेरियल, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या ओपिनियन देना सही रहेगा? सर, एडवर्स ओपिनियन होगा और बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन के नीचे हम ये लिखेंगे। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वो ओपिनियन जाएगा वो हमारा एडवर्स ओपिनियन जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, क्लियर है, यस और नो? यस सर। Brakes company also produce and sells brake fluid. Another customer recently returned a small barrel of brake because the fluid appeared to be contaminated with oil brakes. Issued the customer with a credit note for the full value of $137,500 and correctly accounted for this in the draft.
As the break form was written before the year end, break company has included it in the year end inventory listing of cost of rupees 1,255,000. Break company may be able to refilter, resell and break float at the original selling price, but the filtering will cost. अब ये वैल्यूएशन सही किया है क्या इन लोगों ने यहाँ पे? ये बताओ, इज इट द करेक्ट वैल्यूएशन? No, sir. वैल्यूएशन तो करेक्ट है ही नहीं आपका, जब आप कह रहे हो कि भाई हमको इसमें 62,500, $62,500 का वापस से कॉस्ट आएगा, और आपने इस प्राइस पर इसको बेचा था जब आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया, तो पहले वो डिडक्ट तो करना पड़ेगा ना? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, अब जो भी एडजस्टमेंट हो कोई बात नहीं, कितना एडजस्टमेंट है वो, बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट तो मुझे लग नहीं रहा, कितना फर्क आएगा? 125,000, ये आपका अमाउंट है ना? ये आपने रिकॉर्ड किया, ये आपका वो अमाउंट था जिस जो कि रिफंड आया था। रिकॉर्ड इसको किस पे करना चाहिए था? इस अमाउंट पे करना चाहिए था। ठीक है, कितना आ जाता है ये? 13 में से 6 के कितने बचेंगे? $75,000 का आपने एक्सेसिव इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर लिए। Sir, excessive 50,000 का होगा. हाँ, एक मतलब ये 75,000 और 75 आपने रिकॉर्ड करी कितने के ऊपर? 125 पे। ठीक है, और लेस कर लो तो कितना आ रहेगा फर्क? $50,000 का फर्क आएगा। ठीक है, इससे आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए, ये आपकी इन्वेंट्री ज्यादा रिकॉर्डेड है। ठीक है, Yes, sir. $50,000 कोई मटेरियल है क्या अमाउंट? पहले तो ये सोचो। मटेरियल अमाउंट हो गई, ऊपर $9 million का हमारा प्रॉफिट था। No, sir, नहीं है, मटेरियल नहीं होगा. मटेरियल अमाउंट तो है नहीं, पहली बात तो ये, तो इमटेरियल अमाउंट है। तो अब दो सिचुएशन हो सकती है कि या तो आप मैनेजमेंट से इसको करेक्ट करने के लिए बोलो और वो मान जाए, और अगर वो रिफ्यूज कर दें तो दोनों सिचुएशन, अगर वो करेक्ट कर दें ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो रिफ्यूज भी कर दें तो भी हम इसके लिए अपना हमारा जो है वो क्या नहीं करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट में एडजस्टमेंट नहीं, मॉडिफिकेशन नहीं होगा इसमें किसी वजह से, किसी भी तरीके का। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है? Yes. मॉडिफिकेशन नहीं करोगे ना? करोगे मॉडिफिकेशन? No, sir. क्योंकि मटेरियल नहीं है सर, अनलेस एंड मटेरियल नहीं होता जब तक हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते बुक्स में हमारे, ऑडिट रिपोर्ट में हमारे। ठीक है, ये इम्पैक्ट आपको लिखना पड़ेगा डिटेल में। 4 months ago ब्रिक्स कंपनी बिगिन रेंटिंग सम एडिशनल वेयरहाउस स्पेस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी स्टोरेज प्रोवाइडर। एक सेकंड ना, क्लास पढ़ा रहा था, मैं करता हूँ। हेलो, 4 months ago, Brakes Company began renting some additional warehouse space from a third-party storage provider. At the year-end, raw material with a value of $3.2 million ground were stored at Wheels Company premise. The director of Brake did not make any aware of the consequently no audit procedures performed. अब बताओ भाई, पहली बात हम ये मटेरियल अमाउंट है या नहीं, सबसे पहले तो अभी मेहनत करेंगे। Sir, मटेरियल है. क्लास पढ़ा रहा हूँ, क्लास पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इज इट मटेरियल? आपके पास एविडेंस है कि ये सही है नहीं है? एविडेंस है आपके पास कि ये फिगर सही होगा या नहीं होगा? नो No, sir, नहीं है. क्योंकि आपने तो इस जगह को ऑडिट ही नहीं किया, यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन। ठीक है, तो प्रोसीजर्स ये है कि भाई आप कोशिश करोगे, उन्होंने बताया नहीं है कुछ ऑल्टरनेटिव, तो हम लोग प्रोसीजर्स परफॉर्म करके देख लें। जब आप थर्ड पार्टी साइट पे इन्वेंट्री ऑडिट करते हो तो क्या करते हो? तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर की, आप खुद तो गए नहीं वहां पे, तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके देख लो, कोई एविडेंस मिल जाए। नहीं मिलता एविडेंस, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, नाउ 3.2 मिलियन इज द मटेरियल। ठीक है, हाउ इट इज नॉट परवेसिव, है ना? मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाइड ओपिनियन. क्वालिफाइड ओपिनियन हमको देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आगे समझ में? Yes, sir. You are about to issue the auditor report of Exmouth company, a listed client. Halfway through the year, the company suffered a major computer system failure which destroyed the accounting records for the year to date. Backups had not been kept, and so the company has to reconstruct the figures for the first 6 months. ठीक है, अब इनका तो भैया सारा कंप्यूटर सिस्टम ही फेल हो गया, सारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है। कैसा ओपिनियन इश्यू करोगे? सिर्फ 6 महीने के फिगर्स है, बाकी 6 महीने के फिगर नहीं है हम लोगों के।
बहुत ही सिंपल है। सर क्वालिफाइड होगा या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी हो क्वालिफाइड सकता और है? डिस्क्लेमर होगा, डिपेंडिंग कि भाई क्या हुआ है। क्वालिफाइड एडवर्स नहीं कर सकते, अनमॉडिफाइड एडवर्स कुछ होता नहीं है, अनमॉडिफाइड डिस्क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप तो क्वालिफाई करेंगे या फिर डिस्क्लेम कर देंगे इस चीज को। इफ द अमाउंट इज मटेरियल एंड परवेसिव तो डिस्क्लेम कर देंगे, नहीं है तो फिर क्वालिफाई कर दो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ इन द ऑडिटर रिपोर्ट व्हिच कंटेन्स एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन? क्या पर्पस होता है ओपिनियन देने के लिए, कंफर्म करने के लिए? ऑडिट हमारी आईएसए के अकॉर्डिंग करी गई है, हाईलाइट करने के लिए मटेरियल सर्टेनिटी, और टू हाईलाइट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल टू यूज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बी। ठीक है, तो यही होता है हम लोगों के पास, और कुछ बताने के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, which of the following shows the correct order of the elements to be included in the audit report of Exmouth company? Opinion, date, auditor। इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जल्दी बताओ क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? एड्रेसी, ओपिनियन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेट। ठीक है, which of the following describes the wording of a disclaimer of opinion? The financial statement give true and fair view, do not give true and false, do not does not express opinion on the financial statement, or accept the matter disclaimer। सी आएगा। यस सर। Hmm. Which of the following statement is correct in relation to the audit of auditor's report? The key audit matter section should be used to describe the matters giving rise to the modified opinion. In this case, that the auditor has been able to। key audit matter में जाओगे क्या यहाँ पे, कि भाई इस वजह से हमने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है? सही है स्टेटमेंट, गलत है ये? गलत है। गलत है। If the disclaimer of opinions is to be issued, the key audit matter section should not be included in the audit report. So do so as do so may suggest other aspect of the financial statement are allowed। The correct statement, जब हम opinion disclaim कर देते हैं तो क्या की ऑडिट मैटर्स देने पड़ते हैं हमको, देने चाहिए हमको? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पूरी नहीं देनी चाहिए ना, लेकिन क्या है रीजन सही है क्या की ऑडिट मैटर शुड बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर रिपोर्ट एज डू सो में सजेस्ट अदर? तो एक ये बात हो गई थी। थर्ड थर्ड सी क्या कह रहा है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ शुड बी इंक्लूडेड टू ड्रॉ अटेंशन टू द इनएबिलिटी टू obtain sufficient appropriate एविडेंस। ये स्टेटमेंट तो सही है बिल्कुल, गलत है ये? सर गलत है। गलत है ना। द ऑडिटर विल इंक्लूड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। नो सर, ये भी गलत है, डी अब गलत बच्चा है। कौन सा हमारे पास, सही है ना, बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, बाकी सब गलत स्टेटमेंट है ना। आ गया समझ में? यस। यू आर अबाउट टू इशू द ऑडिटर रिपोर्ट टू टू लिस्टेड क्लाइंट्स। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द फॉलोइंग। पीबीटी इसका तो बहुत ही कम है, उसका बहुत ज्यादा है। ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिलायबल रिसीवेबल्स ड्यू एंड इररिवोकेबल डेब्ट नॉट बीइंग राइट ऑफ, इसके बहुत ज्यादा है। उसके भी हैं सफिशिएंट। ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी ड्यू टू फेलियर टू वैल्यू एड टू वर्कर्स 85। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपिनियन फॉर कैलगुरली कंपनी? इसके लिए कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट ओपिनियन होगा? एडवर्स, इसके एडवर्स होगा ना, एडवर्स। है ना, क्योंकि ओवर स्टेटमेंट 15 जिसकी वजह से इसकी तो प्रॉफिट की पोजीशन यहाँ पे उसमें चल जाएगी, है ना। इट इज वेरी बाय नेचर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अमाउंट भी बड़ा ही है, छोटा मोटा अमाउंट भी नहीं है। ठीक है, तो एडवर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इनके लिए कौन सा है यहाँ पे? दूसरी कंपनी के लिए 245 का था और 85, कितना परसेंटेज हो गया मिसेस स्टेटमेंट है? 34.7%। हाँ, लगभग 35% के आसपास हो जाएगा, पर फिर भी एडवर्स नहीं करेंगे, सिर्फ क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि सिर्फ यस। बात इन्वेंट्री तक रिलेटेड है, बाकी और कोई चीज तो आपने बताई नहीं। ठीक है, द स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री हैड बीन $10,000 इंस्टीड ऑफ $85,000 विच इज, अब $10,000 की है तो फिर तो क्या ही करोगे, कम हो गया ना ये तो अमाउंट बहुत ज्यादा। यस सर, फिर तो अनमॉडिफाइड ही फिर तो रहेगा। अनमॉडिफाइड ही कर देंगे सर, 5, इतना कम परसेंटेज में हम लोग नहीं करते, 5% भी नहीं है प्रॉफिट का तो। You have also identified material uncertainty related to going concern of the so and so company. This has been adequately disclosed by the management। अब adequate disclosure किया है तब क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं ओपिनियन, या फिर हम जो है वो uncertainty related to going concern में चल जाते हैं?
So material uncertainty related to going concern. ठीक है, बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये तो कुछ Yes. ऐसी चीजें अब देखने की भी जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा क्वेश्चन, हाँ भाई यही आंसर होना चाहिए, पर फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होकर के भी तो ठीक है, तो कुछ सर्टेन क्वेश्चन है आपको प्रॉपर क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, sir. Included within the financial statements of Carnley Company is a provision for a legal case of which the outcome is uncertain in this state. Adequate disclosure of the matter had been included by management. The case represents a significant uncertainty, and you have not you have included emphasis of matter paragraph in the order to refer the client disclosure of the uncertainty. सही किया है क्या इसने? Yes, sir. Treatment एकदम सही है. तो फिर हमको क्या करना चाहिए? No further reporting बस implications. बात खत्म हो गई, कोई फर्दर रिपोर्टिंग करनी नहीं है। इंक्लूडेड विद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडेड है प्रोविजन ऑफ लीगल केस का एडिक्वेट डिस्क्लोजर आपका दिया हुआ है, केस आपने केस ये सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, और आपने इसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड कर लिया, बात खत्म, नो फर्दर रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। अब और क्या करना बाकी रह गया उसके अंदर? हो गए भाई क्वेश्चन कंप्लीट अपने सारे इस चैप्टर के? Yes. ठीक है, इसी तरीके से अब कल वाली क्लास में ना, कल मंडे है ना, कल वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग जो हमने इससे पहले चैप्टर पढ़े थे उसके क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. चलिए खत्म करें क्लास, समझ में आ गया भाई या कोई डाउट हो? Yes, sir. No, sir. No doubt. चलिए, बाय, गुड डे। Thank you, sir. Bye.